अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। जी हाँ साथियों, और इतना डर गया ये दो कौड़ी का भिखारी कि इसने ईरान से अपना बॉर्डर तक सील कर दिया है। तो अमेरिका ने कहा, देख भैया, डिप्लोमेटिकली मैं तुझे लोन वोन दिलवा दूंगा, तुम मेरे लिए जितना भी इंपॉर्टेंट हो। ईरान के चक्कर में पड़ा तो तुझे कूट के धर देंगे, जो तुझे अफगानिस्तान के टाइम पे बताया। इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। अबे कर रहा है तो कर रहा है, तुम्हारे पास भी तो 57 मुल्क है ना, उनसे मदद करवा लो ना ईरान की। कल रात से कुछ इंडियन अकाउंट्स की तरफ से यानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जनाब इजराइल पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। उसकी आपके फॉरेन ऑफिस ने भी वजाहत कर दिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वो इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? तो 4 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है, बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता, और हमें बार बार क्या शौक है कि हम एफएटीएफ में चले जाएं, या फिर हमारे सर के ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटकती है? ये माना जा रहा है कि एफएटीएफ का रुख पाकिस्तान को लेकर सख्त हो गया है और हो सकता है कि उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर ताला लग जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। अगर ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दे तो पाकिस्तान का दाना पानी बंद हो जाएगा। कुछ महीनों पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया था, तभी उसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से अरबों रुपए मिले थे, लेकिन इसे लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन ये दुनिया हमारे बारे में ये बात कर रही होती है कि जी ये जो है वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ये एक मुसलसल बात कर रहा है, लेकिन लार्जली जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले थे तो उस वक्त अफगान तालिबान ने और उस वक्त की जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की थी। ये क्या वजह है? क्या पाकिस्तान वाकई ही जो है पाकिस्तान की स्टोरी में जान नहीं है? हम अपना केस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सके, नुकसान भी हमने करवाया है और दुनिया पार्शली हम पे ट्रस्ट करती है, इसकी क्या वजह है? आप ये बयान दागना शुरू कर देते कि यार बस अफगानिस्तान से आए थे, हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान की फंडिंग थी, या अमेरिका के वो थे, CIA की थी। यार क्या आपकी जान खलासी हो जाएगी इन चीजों से? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि चीजें आपकी खराब हुई है, नुकसान आपको हो रहा है, ना अमेरिका को हो रहा है, ना हिंदुस्तान को हो रहा है, ना किसी और XYZ को हो रहा है। उनको क्या फिक्र है भाई? वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं या अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। आप क्या करते हैं? मीर साहब, अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने जो फेक जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने का जो एक सिलसिला है वो बड़ा पीक पे पहुंचा हुआ है। और ये इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा हुआ है उस वक्त से शुरू हुआ है। ख़ासकर चूँकि मुझे उन्हें प्रोएक्टिवली देखा तो मेरे हवाले से ये स्टेटमेंट चला दी कि मैंने कहा कि जी अगर हम यानी अपना न्यूक्लियर रोल बैक भी कर दें तो हमारा 70% कर्जा उतर जाएगा। आपने भी देखा होगा। जी जी। तो इस तरह की उन्होंने, और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ भी जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, 2 बंदों को खास उन्होंने निशाना बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है ये 1998 28 मई से ये हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि जी ये हमारा डिटरेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जी। और ये हमारा जो सारा सिस्टम है वो हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हमने इस अब न्यूक्लियर हुए हैं, और यही हमारा पूरे का पूरा नैरेटिव जो है सारी दुनिया में ये रिकॉर्डेड है, और ये हमेशा उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो एक तो ये है कि हम यानी NPT के मेंबर हों या ना हों, लेकिन हमारा किसी किस्म का भी हमारा जो है वो ये स्टेटेड पॉलिसी से कोई सेकंड राय नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियर है वो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। करना चाहते हैं और इकोनॉमी में वापस डालना चाहते हैं, जिससे उसका सोर्स, अनलॉफुल सोर्स ना पता चले। इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को बताया है। तो 1989 में इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये मनी, इसका सिर्फ ये काम था,
उसके बाद जब 9/11 न्यूयॉर्क की घटना होती है, उसके बाद FATF ने अपना दायरा बढ़ाया और दायरा बढ़ाकर ये टेरर फंडिंग को भी उसमें ले आए। और इनकी 2 लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 3 मुल्क हैं, यानी एक है इसमें म्यांमार, एक है ईरान और एक है आपका नॉर्थ कोरिया। और ग्रे लिस्ट इनकी चेंज होती रहती है एज पर जिस तरीके से वो देश टेरर फंडिंग को लेके या मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कदम उठाता है। एक तरह से ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और नॉर्मल लिस्ट, कोई इनकी और किसी कलर की लिस्ट नहीं मानी जाती। देयर इज नथिंग लाइक व्हाइट लिस्ट और समथिंग। तो एक तरह से उसका रिपोर्ट कार्ड है और इसकी बड़ी अहमियत है। ये एमनेस्टी की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बहुत सी चीजें, इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल लोन्स, इवन ट्रेड एंड टूरिज्म तक इस रिपोर्ट के आधार पर अफेक्ट किया होता है और यह चीज, इसके पूरे आंकड़े मौजूद हैं। तो अप्रैल 22 को जो इनकी नजर पड़ी है, 2022 में पाकिस्तान इससे बाहर निकल के आया था किसी तरह। इन्होंने ये कहा है स्पष्ट कि जिस तरह से ये टेरर फैलता है, ये लोगों को मारते हैं, दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों की जिंदगियां उजाड़ते हैं, ये बिना मनी के नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान का 2 बार इस पूरे स्टेटमेंट में नाम लिया गया है 22 अप्रैल की घटना से। और इन्होंने कहा है हर घटना के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग या मनी फंडिंग होती है, अनलॉफुल मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इस पर जांच होगी और होनी चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब एक आदमी अभी कहेगा बाद में कि देख ले भैया, पाकिस्तान को तो ये लोन मिल गया, वो लोन मिल गया। बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। वो अलग एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है जो वेस्ट खेलता है, लेकिन उसके साथ साथ इस रिपोर्ट का भी वैल्यू होती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स तो पहले भी थी, लेकिन 2022 तक पाकिस्तान ने किसी तरह एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना नाम FATF से निकलवाया था। तो भैया अब इसका जो फायदा है, इसका फायदा यह है कि यह डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विक्ट्री है। जहां पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम के कह रहा है कि इंडिया मुझे सबूत नहीं दे रहा कि जो 22 की घटना हुई उसमें मैं इन्वॉल्व था, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान या ISI इन्वॉल्व थी। ये पूरा दुनिया में पाकिस्तान घूम घूम के कह रहा है। भारत में कुछ रहने वाले कह रहे हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक हार हुई है। साइप्रस में हाईएस्ट अवार्ड दिया जा रहा है। G7 में अपने ही इकोसिस्टम से लड़कर लिबरल पार्टी के मां करनी आपको इनवाइट कर रहा है। बिल्कुल उनकी ऐसी की तैसी हो गई, पर उन्होंने कहा नहीं, इनवाइट तो मैं करूंगा। उसके बाद आप FATF खुद पाकिस्तान का साथियों नाम ले रहा है। इससे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। अब आदमी कहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। थाने में जब गुंडा एक्ट की लिस्ट बनती है कि गुंडा एक्ट में कौन कौन डाला जाएगा, तो उसमें किसी का नाम अगर संभावित भी आ जाता है और उसे अगर गुंडागर्दी का शौक होता है, तो बिल्कुल समझ लो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है कि अब कोई हरकत करी तो मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगने जा रहा है। यह फायदा होगा सिर्फ FATF में नाम आने से। ये जो स्टेटमेंट FATF का आया है अप्रैल को लेकर, 22 अप्रैल को लेकर, और पाकिस्तान का उसमें जो कनेक्शन बताया गया है कि एक बार नाम आ गया और जो इस भिखारी की इस टाइम हालत है, आदमी एक सिस्टम के, गवर्नमेंट के जहन में आ जाता है कि अब अगर कोई घटना होती है, क्योंकि एक टेंटेटिव लिस्ट में नाम आ गया है, जैसा मैंने गुंडा एक्ट में बताया, भाई पिछली बार तो बच गए थे, हाथ पैर जोड़ के बच गए थे, किसी चक्कर में बच गए थे, SO साहब से जान पहचान थी, बच गए थे। लेकिन आइंदा अगर कोई गड़बड़ करी और गुंडा एक्ट में नाम आ गया तो जिंदगी हराम हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इस नजरिए से अगर आप देखिए तो FATF में सिर्फ नाम आना ही पाकिस्तान को परेशान करने के लिए बहुत है और इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। यह भी हो सकता था कि भारत FATF के लिए कहता और